गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू पे आप सभी का स्वागत है गाइस। आज के सेशन में हम लोग डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे ऑफ 26 मई 2022। तो जल्दी इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। तो शुरुआत करने से पहले मैं गाइज आपको बता दूं, जो बच्चे एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं, सीबीटी 2 जिनका एग्जाम है, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, राजधानी पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें उनको सीबीटी 1 सीबीटी 2 के मॉक टेस्ट मिलेंगे, साइकोमेट्रिक टेस्ट मिलेगा 50+ मिनी टेस्ट और बहुत सारे इसमें आपको क्विजेस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी करने को मिलेंगे। सो आज ही इसको परचेज करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है। इसके अलावा गाइज यूपीपीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, आप लोग के लिए जो है यूपीपीसीएस का मॉक टेस्ट लेकर आई है पेंडलम ईडीयू। इसमें आपको एक एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है गाइज, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। अगर आप कोड यूज़ करेंगे यूपीपीसीएस 2022, ये विदाउट स्पेस है, यूपीपीसीएस 2022 कंटिन्यूएशन में है। सो इस पर आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। तो आज ही गाइज इस ऑफर को अवेल करिए, जो भी बच्चे यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा हाफ ईयरली करंट अफेयर्स बुक और हाफ ईयरली बैंकिंग अवेयरनेस भी अवेलेबल है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। एनुअल भी पैकेज है अवेलेबल, उसको भी आप परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक गिवन है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, recently the government has decided to exempt customs duty and agri cess on the import of 20 lakh metric ton of crude soybean and sunflower oil per annum till which year? हाल ही में सरकार ने किस वर्ष तक प्रति वर्ष 20 लाख मीट्रिक टन कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर जो इंपोर्ट होता है इस पे कस्टम ड्यूटी जो लगती है और जो एग्रीकल्चर सेस लगता है, इसमें छूट देने का निर्णय लिया है। सो ये ईयर कब तक के लिए? 2023, 24, 25 एंड 26 बताएंगे गाइस कमेंट करके। सो पहले न्यूज़ देख लेते हैं हम लोग। सो ये जो 20 लाख मेट्रिक टन तक का अगर इंपोर्ट किया जा रहा है क्रूड सोयाबीन या फिर सनफ्लावर ऑयल, तो इसके लिए मार्च 2024 तक यहाँ पर एग्जेम्पशन दिया गया है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज 2024। सो ये इफेक्ट कब से आएगा? ये विद इफेक्ट फ्रॉम 25 में ये आ चुका है। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट जो है ये 20 लाख मेट्रिक टन पर ईयर का, ये एप्लीकेबल होगा 2022-23 और 2023-24 वित्त वर्षों के लिए, ठीक, क्योंकि 2024 तक ही लागू होना है मार्च 2024, तो ये 2022-23 और 23-24 तक के लिए लागू होगा। इस एग्जाम्पशन से फ़ायदा क्या होगा? इस एग्जाम्पशन से ये फ़ायदा होगा कि जो एडिबल ऑयल के जो प्राइसेस हैं जो बढ़ रहे हैं उस पर कंट्रोल हो जाएगा और जो कस्टमर्स हैं उनको भी कुछ रिलीफ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रिटेल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है, 8 सालों में बहुत ज़्यादा, 2014 में इतना ज़्यादा था एंड उसके बाद अभी इतना ज़्यादा है रिटेल इन्फ्लेशन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शुगर एक्सपोर्ट के लिए, शुगर को एक्सपोर्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं। तो रेस्ट्रिक्शन क्या लगाए हैं? कहा जा रहा है कि 1 जून से अगर एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसके 2 रीज़न है। इसके 2 रीज़न यही है कि एक तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो प्राइस कंट्रोल करना, और दूसरा डोमेस्टिक मार्केट में जो शुगर है उसकी अवेलेबिलिटी बनी रहे, इसलिए डिसीजन लिया गया है। तो शुगर के एक्सपोर्ट पर भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ प्रोहिबिशन लगाए हैं। इसके अलावा वीट एक्सपोर्ट पे मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था कि वीट एक्सपोर्ट पे भी यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से वीट के प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ा है। सो इस वजह से वीट एक्सपोर्ट भी यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर उसके लिए गाइडलाइंस दी गई हैं। इंडिया की हम बात करें तो पाम ऑयल इंडिया मेनली इंपोर्ट कहाँ से करता है? इंडोनेशिया और मलेशिया से करता है। और सोयाबीन और जो सनफ्लावर ऑयल है वो इंडिया किससे करता है? ब्राज़ील, यूक्रेन, रूस और अर्जेंटीना, इनसे सोयाबीन और सूरजमुखी का तेल जो है आयात करता है। तो मेजर जो एक्सपोर्टर हैं इंडिया के लिए पाम ऑयल और सोयाबीन और सूरजमुखी के, याद रखिए एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है गाइस ये, ठीक है। चलिए, आई होप ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शुगर एक्सपोर्ट्स जैसे मैंने बताया ये 1 जून से रेगुलेट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
Who among the following has been included in the Times 100 most influential person list? निम्न में से किसे टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? गौतम अडानी, करुणानिधि, खुर्रम परवेज एंड ऑल ऑफ द अबव। सो किसको इंक्लूड किया गया है? सभी को इंक्लूड किया गया है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊपर के सभी। सो गौतम अडानी, अडानी ग्रुप के जो हेड है, आप जानते हैं इनको, बिलियनर है ये भारत में। और करुणानिधि जो है ये एक फेमस जो है लॉयर है। इन्होंने जो मैरिटल रेप है उसके लिए काफ़ी केसेस लड़े हैं। इसके अलावा खुर्रम परवेज जो है ये एक एक्टिविस्ट है। ठीक है, चलिए। सो गौतम अडानी, इनको फोर्ब्स की रिचेस्ट लिस्ट पीपल में इनको 11वीं पोजीशन हासिल हुई है। ठीक है, तो इनको 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में इनका नाम आया है। अडानी को टाइटन्स कैटेगरी में रखा गया है। जो ये 100 की लिस्ट जारी की गई है इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे टाइटन्स हैं, कुछ आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज में लोगों को डाला गया है। तो अडानी जो है ये टाइटन्स की कैटेगरी में आए हैं, अलॉन्ग विद एप्पल के सीईओ टिम कुक एंड अमेरिकन होस्ट ओपरा विनफ्रे। इसके अलावा कुछ ग्लोबल लीडर्स भी हैं, वैश्विक नेता भी हैं, जिसको इन पे इंक्लूड किया गया है, जिसमें अभी देखिए चर्चा में कौन है? यूक्रेन और रशिया। तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट और रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, और जो जेलेंस्की हैं आपके जो प्रेसिडेंट हैं, कहाँ के? यूक्रेन के। इसके अलावा चाइना के जो शी जिनपिंग हैं और जो बाइडन जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं, ये सब शीर्ष वैश्विक नेताओं की सूची में शामिल कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं। इसके अलावा 2021 में टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर किसको नेम किया गया था? एलॉन मस्क को किया गया था। याद रखिएगा, स्पेसएक्स इन्हीं की ही कंपनी है, ये इसके सीईओ और को फाउंडर हैं। ठीक है, और जो आइडिया था, अभी हमने हाइपरलूप के बारे में पढ़ा था कि इंडिया अपना एक हाइपरलूप जो है यहाँ पे लॉन्च करने वाला है। आईआईटी मद्रास के साथ कोलैबोरेशन किया गया है हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि ये आपका टाइम सेव करता है, कॉस्ट कटिंग है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट है। सो ये आइडिया जो था हाइपरलूप का, ये एलन मस्क के द्वारा ही किया गया था। मैग्नेटिक लेविटेशन पे ये चीज़ काम करती है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिए। Which edition of the Shirui Lily Festival commenced in Manipur on May 25, 2022? शिरुई लिली महोत्सव का कौन सा संस्करण मणिपुर में 25 मई 2022 को शुरू हुआ? 4th, 5th, 6th या फिर 7th? कौन सा जो एडिशन था अभी शिरुई लिली फेस्टिवल का, वो अभी मणिपुर में स्टार्ट हुआ है। तो ये जो शिरुई लिली फेस्टिवल है, ये शिरुई लिली के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दिन मनाया जाता है। सो ये जो शिरुई लिली है, ये आपका मणिपुर का स्टेट फ्लावर है। पहली बात तो इम्पॉर्टेंट ये है, मणिपुर का ये स्टेट फ्लावर है, और ये जो है सिर्फ मणिपुर के एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ही पाया जाता है। इसको कहीं और अगर आप उगाएंगे तो वहाँ पे ये नहीं उगेगा, एक पर्टिकुलर जगह पे ही एंडेमिक है। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज 4th। ये 4th एडिशन है। सो 4th एडिशन ये डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जो है मणिपुर का, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाने वाला फेस्टिवल है। इस फ्लावर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये स्टेट फ्लावर है मणिपुर का। गवर्नर कौन है मणिपुर के? ला गणेशन है। और चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह है। ये याद रखिएगा। एंड ये जो फ्लावर है, दिस इज ओनली फाउंड इन मणिपुर उखरूल डिस्ट्रिक्ट एंड दिस कैन नॉट बी रीप्लांटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप फोटो देख सकते हैं इसकी। ठीक है, ये जो आपको फोटो दिख रही है, दिस इज द फ्लावर जिसके बारे में ये फेस्टिवल है, शिरुई लिली फ्लावर है। ठीक है, इसके अलावा मणिपुर की एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है लोकतक लेक। लोकतक लेक, इस लोकतक लेक पे एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड है। ये लोकतक लेक में लोकेटेड है। केबुल लामजाओ ये कहाँ पर है? मणिपुर में है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, टेड्रोस एडनम घेब्रियेसस हैज बीन री इलेक्टेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ सेकेंड टर्म? टेड्रोस एडनम घेब्रियेसस दूसरे कार्यकाल के लिए किस संगठन के महानिदेशक के रूप में उनको फिर से चुना गया है? WTO, IMF, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ
ऑर्गेनाइजेशन। वैसे जब से कोविड रहा है तो हमने इनका नाम काफ़ी सुना है, तो आपको आंसर पता होगा, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज WHO के इनको दोबारा से डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। सो इनका जो पहला कार्यकाल था वो स्टार्ट हुआ था 2017 से। 2017 में पहले इलेक्ट हुए थे एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO। WHO 1948 में 7 अप्रैल को ये स्टैब्लिश हुआ था, इसलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे हम 7 अप्रैल को मनाते हैं, इसीलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन WHO की स्थापना हुई थी। ठीक है, सो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। एक और इससे रिलेटेड है न्यूज़ की, ये जो डिसीजन लिया गया था ये 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में लिया गया था, और ये जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है इसमें ही ग्लोबल हेल्थ अवार्ड जो है यहाँ पे प्रदान किए गए थे। ग्लोबल हेल्थ अवार्ड प्रदान किए गए थे, जो हमने कल स्टडी किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल हेल्थ अवार्ड इंडिया की आशा वर्कर्स को दिया गया है। इंडिया में मतलब टोटल 6 रेसिपिएंट्स थे, जिसमें कि इंडिया की जो आशा वर्कर्स हैं उनको ये दिया गया है। ठीक है, सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा उसमें अफगानिस्तान के जो पोलियो वर्कर्स थे वो भी शामिल थे। एंड अफगानिस्तान और पाकिस्तान केवल 2 ही ऐसी कंट्री बची हैं वर्ल्ड में जिसमें अभी भी पोलियो के ट्रांसमिशन देखे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू यूज ड्रोन्स इन हेल्थ केयर? स्वास्थ्य देखभाल में ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। गाइज, करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे भी जीके का सेक्शन आता है करंट अफेयर्स आपके पूछे ही जाते हैं। सो अच्छे से गाइज पढ़ाई करिए और रोज़ाना डेली करंट अफेयर्स क्लास को फॉलो करिए। सो करेक्ट आंसर्स का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज उत्तराखंड। आज गाइज लास्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ और भी कवर करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा सेशन में। सो उत्तराखंड पहला इंडियन स्टेट बना है जो ड्रोन्स हेल्थ केयर सेक्टर में यूज़ करने वाला है। रेड क्लिफ लैब्स, इसने अभी पहला कमर्शियल ड्रोन फ्लाइट कंडक्ट किया है। एंड ये जो कंपनी है इसने भी कमर्शियल ड्रोन जो लॉन्च किया है, दैट इट हैज़ लॉन्च बिटवीन द कॉरिडोर, जो उत्तरकाशी और देहरादून के बीच में एक कमर्शियल ड्रोन को जो है यहाँ पे ड्रोन कॉरिडोर में चलाया है। उत्तरकाशी से जो देहरादून का जो डिस्टेंस है वो 144 किलोमीटर्स है, तो 6 से 8 घंटे लगते हैं अगर रोड से जाते हैं, और अगर लैंडस्लाइड हो जाए गलती से तो 12 घंटे लग जाते हैं। सो ऐसी जगह पर इस तरह से अगर ड्रोन्स की हेल्प से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन रह सकता है। ये जो दूरी है ड्रोन ने इस तकनीक का उपयोग करके, ड्रोन तकनीक का उपयोग करके ये दूरी को 88 मिनट में तय किया गया, जिसके बीच में केवल एक बैटरी सिर्फ बदली गई थी। सिर्फ एक बैटरी स्वैप में पूरा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया गया था 88 मिनट्स में। ठीक है, तो अगर कहीं मान लीजिए कहीं एसेंशियल मेडिसिन पहुंचानी है तो उसके लिए आपको बाय रोड वेट नहीं करना पड़ेगा, थ्रू ड्रोन ये किया जा सकता है। तो दिस इज अ गुड इनिशिएटिव। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। Which organization has introduced a new online investment awareness program for students called मार्केट का एकलव्य एक्सप्रेस? मार्केट का एकलव्य एक्सप्रेस नामक छात्रों के लिए एक नया ऑनलाइन निवेश जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? सेबी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो क्या होता है आपका फाइनेंशियल मार्केट, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या क्या उसमें चीज़ें कंसिडरेशन में लेनी चाहिए, वो सारे चीज़ों के बारे में बताने के लिए ये जो है अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। सो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? इसको नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। सो NSDL ने दिल्ली के कॉलेजेस के साथ कोलैबोरेट किया है इस एक्सप्रेस प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए। एंड ये काफ़ी कॉलेजेस में स्टार्ट किया जाएगा। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी हुई, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इस तरह से काफ़ी कॉलेजेस के साथ कोलैबोरेशन किया गया है। एंड ये जो प्रोग्राम है ये 8 अलग अलग लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें हिंदी भी एक लैंग्वेज होगा। एंड मेन पर्पज़ वही है जो मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कंसिडरेशन में ली जाएंगी। NSDL की हम बात करें तो ये मुंबई बेस्ड इंडियन सेंट्रल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी है।
एंड ये 1996 में फॉर्म हुई थी। करंट इसकी जो एमडी और सीईओ है वो कौन है? पद्मजा चुंद्रू हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एनएसडीएल के बारे में, ठीक है। चलिए, आई होप ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स इन बार्सिलोना ऑन 22 मई 2022? 22 मई 2022 को बार्सिलोना में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? सर्गियो पेरेज, चार्ल्स लेक्लेरेक, मैक्स वर्स्टेपन एंड जॉर्ज रसेल। बताएंगे। अगर आप फॉर्मूला 1 रेस को फॉलो करते हैं तो इसका आंसर बहुत आसानी से बता सकते हैं। चलिए, नहीं भी करते तो भी आपको पढ़ना है। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज मैक्स वर्स्टेपन। सो मैक्स वर्स्टेपन इस टाइम पे बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। ये रेडबुल की तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं एंड स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीत लिया है। मैक्सिको के सर्गियो परेज जो है इन्होंने सेकेंड पोजीशन पे फिनिश किया है। ब्रिटेन के जो जॉर्ज रसल हैं इनकी थर्ड पोजीशन आई है और फरारी के कार्लोस सैंज जो हैं इनकी चौथी पोजीशन आई है। इसके बाद अल्फा रोमियो के जो विल्टारी बोल्टास हैं इनका 6th पोजीशन आया है, विल्टारी बोल्टास का। सो मैक्स वर्स्टेपन क्यों चर्चा में है ज़्यादा? क्योंकि लास्ट ईयर से अब तक बहुत सारे उन्होंने ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं। सो मैक्स वर्स्टेपन ने लास्ट ईयर मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता था। इसके अलावा मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 जो अभी हाल ही में हुआ था, सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 भी उन्होंने जीता है। इसके अलावा जो और सक्सेसफुल रहे हैं वो है चार्ल्स लेक्लेरेक, जिन्होंने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है, ठीक है। सब फॉर्मूला 1 रेसेस हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। अभी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 जो है लॉन्च किया गया है। सो दिस इज द 8th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण एंड इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 द इवैल्यूएशन विल बी कैरिड आउट इन 4 फेजेस। 4 चरणों में यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण को कैरी आउट किया जाएगा। सो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है या है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नीदर 1 नॉट 2। ना तो एक सही है ना ही दूसरा सही है। ध्यान से पढ़िएगा गाइस। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने का तरीका यही है कि हर स्टेटमेंट को अच्छे से आप एनालाइज करें एंड देन आंसर करें। सो 2 स्टेटमेंट में तो दिक्कत इतनी नहीं होती है, जब मोर देन 2 स्टेटमेंट्स हो जाती हैं तो वहाँ पे और भी ज़्यादा आपको केयरफुली देखना होता है। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज बोथ 1 and 2, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। कि इस बार का जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया गया है 8वां एडिशन है एंड अर्बन एरियाज़ में जो सर्वे है इस तरह का, ये सबसे बड़ा सर्वे ये स्वच्छ सर्वेक्षण बन चुका है एंड ये 4 फेजेस में कैरी आउट किया जाएगा। सो देयर विल बी असेसमेंट इन 4 phases टू इवैल्यूएट प्रोग्रेस अक्रॉस ऑल 4 क्वार्टर्स। सिटीजन वैलिडेशन ऑफ सिलेक्ट इंडिकेटर्स इंट्रोड्यूस्ड इन फेज 3। इसके अलावा फील्ड असेसमेंट ऑफ प्रोसेसिंग फैसिलिटीज इंट्रोड्यूस्ड इन फेज 3 एंड सिटीजन फीडबैक टू बी इनिशिएटेड फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। तो जो सिटीजन फीडबैक है वो भी इसमें इनिशिएट किया जाएगा। 4 फेजेस में, ये 4 क्वार्टर्स में जो है प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करेगा। और क्या हाईलाइट्स है इसके? सो इसका जो स्वच्छ सर्वेक्षण का जो डिज़ाइन किया गया 2023 का, इसका थीम क्या है? वेस्ट टू वेल्थ, कि कैसे वेस्ट से हम वेल्थ बना सकते हैं। सो ये 3 आर पर बेसिकली सर्वे प्रायोरिटाइज करता है। 3 प्रिंसिपल ऑफ 3 आर्स को, दैट इज रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। सो स्वच्छ सर्वेक्षण पहली बार 2016 में कंडक्ट किया गया था, इम्पॉर्टेंट है। एंड इसको स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में इसको लॉन्च किया गया था स्वच्छ सर्वेक्षण को, कि हमने स्वच्छ भारत मिशन तो लॉन्च कर लिया, तो क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसके लिए सर्वे भी करना ज़रूरी है। तो उसी के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण स्टार्ट किया गया था। सो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 इसको लॉन्च किया गया था फॉर क्रिएटिंग गार्बेज फ्री सिटीज़, क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। आप कितनी लैंडफिल साइट्स बनाएंगे, कितना आप कूड़े को जलाएंगे, मतलब जो अलग अलग आपके तरकीबें हैं उनको भी कब तक आप करेंगे, तो कैसे उसको और मैनेज किया जा सके सॉलिड वेस्ट को। इसीलिए यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है अंडर द प्रिंसिपल ऑफ वेस्ट फ्रॉम वेल्थ एंड सर्कुलर इकोनॉमी पे, ताकि मैक्सिमाइज हम रिसोर्स रिकवरी को मैक्सिमाइज कर सकें। जैसे सॉलिड वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। सॉलिड वेस्ट को आप प्लांट्स में भेज सकते हैं, उनका कुछ
यूटिलिटी उनकी कुछ हो सकती है सॉलिड वेस्ट की, जैसे सड़क बनाने में उस सॉलिड वेस्ट को यूज़ किया जा सकता है, तार बनाने में। सो इस तरह से कुछ ना कुछ उसका उससे जो है वेल्थ जनरेशन की जा सकती है वेस्ट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 जारी किया है। इसमें भारत की रैंक क्या है, क्या स्थान है भारत का? 48, 54, 56 एंड 65th बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 54th रैंक इंडिया की आई है। नंबर 1 पे कौन रहा है? नंबर 1 पे जापान रहा है, इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स का स्थान है और फिर स्पेन का स्थान है। टॉप 10 में देखें तो फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, सिंगापुर और इटली शामिल है। हालांकि इंडिया की जो रैंकिंग है वो 2019 के कंपैरिजन में ये घट गई है। 2019 में इंडिया की 46th पोजीशन थी एंड 2021 में इंडिया की 54th पोजीशन आ गई है। इंडिया का टोटल स्कोर 4.2 रहा है और साउथ एशिया रीजन में इंडिया अभी भी टॉप पे है, लेकिन बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में ये निचले पायदान पर आ चुका है। सो ये इंडेक्स जो है ये बाइनली पब्लिश होता है। इसके अलावा इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। टोटल 117 इकोनॉमीज, 117 कंट्रीज का यहाँ पे आकलन किया जाता है। इसमें जो आइडेंटिफाई किया जाता है, की फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि ट्रैवल और टूरिज्म में कैसी ग्रोथ है, क्या सस्टेनेबिलिटी मेंटेन्ड है या नहीं, ये सब फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लेके और फिर इवैल्यूएट किया जाता है। हालांकि कोविड ने ये इम्पोर्टेंस यहाँ पर बता दिया है कि ट्रैवल और टूरिज्म का कितना इकोनॉमी में के जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, उस चीज़ को रियलाइज़ करा दिया है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा है अगर किसी भी सेक्टर पे ड्यू टू कोविड-19, दैट वाज ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वर्ल्ड थायराइड डे वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन विच ईयर? विश्व थायराइड दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? 2012, 2017, 2005 एंड 2008। पहली बार वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया गया था? सो वर्ल्ड थायराइड डे मनाया कब जाता है? ये आपका हर साल 25 मई को मनाया जाता है और पहली बार ये 2008 में ऑब्जर्व किया गया था बाय द अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन एंड यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन। सो करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज 2008। इस साल इसका जो की मैसेज है वो क्या है? थायराइड एंड कम्युनिकेशन। सो थायराइड में बेसिकली इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके क्या सिम्टम्स, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। एंड आयोडीन की मात्रा अगर सही ली जाए तो थायराइड से बचा जा सकता है, प्रॉपर आयोडीन न्यूट्रिशन हो तो। थायराइड ग्लैंड की जब हम बात करते हैं तो ये एक बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन है एंड ये गर्दन के निचले भाग में मौजूद होता है। सो बेसिकली ये तीन तरह के आपके जो हार्मोन है उनको सेक्रीट करता है, दैट इज T3 हार्मोन जिसको ट्राइओडोथायरोनाइन कहते हैं एंड पेप्टाइड हार्मोन एंड T4 दैट इज थायरोक्सिन हार्मोन इन द बॉडी। और इन्हीं हार्मोन के ऊपर नीचे होने से ही थायराइड की समस्या होती है। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द आभा मोबाइल ऐप? आभा मोबाइल ऐप के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। सो दिस मैनेजेस द हेल्थ रिकॉर्ड्स अंडर द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन and it helps users to link the health records created at ABDM compliant health facilities and view them on their smartphone। तो उपयोगकर्ताओं को ABDM अनुपालन स्वास्थ्य सुविधाओं में बनाए गए स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ने और उन्हें अपने स्मार्टफोन पर देखने में मदद करता है। तो आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट इस मोबाइल ऐप के बारे में करेक्ट है। 1 only, 2 only, both 1 and 2 and none of the above। सो करेक्ट आंसर्स का ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज बोथ 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सो गवर्नमेंट ने अभी आभा ऐप लॉन्च किया है, रिवैम्प्ड आभा ऐप है ये। पहले इसका नाम NDHM हेल्थ रिकॉर्ड्स ऐप था, लेकिन अभी इसका नाम जो है आभा ऐप रख दिया गया है। सो इसमें क्या है कि आप खुद से जो भी आपके फिजिकल हेल्थ रिकॉर्ड है अपलोड कर सकते हैं एंड उनको
शेयर भी कर सकते हैं। सो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे डेटा सेंट्रलाइज हो जाएगा इनका। आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी चले जाओ, सो आपके पास अपना हेल्थ रिकॉर्ड रहेगा और आप अच्छे से ट्रीटमेंट ले पाएंगे। सो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसके तहत ये आपका लॉन्च किया गया है आभा ऐप। सो दिस वाज लॉन्च्ड इन अगस्त 2020। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था फॉर डेवलपिंग एन इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री, कि एक एकीकृत डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया जा सके। इसके अलावा इसमें और क्या फ़ायदा होगा कि पेरेंट्स अब आभा नंबर, जिसको हेल्थ आईडीज़ भी कहते हैं, तो अभी तक ये जो हेल्थ आईडीज़ हुआ करती थी ये 18 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनकी बनती थी, लेकिन अब पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों की या फिर जो नवजात शिशु हैं जो बॉर्न हुए हैं उनके लिए भी इस आभा नंबर्स को ले सकती, तो उनको भी ये फ़ायदा होगा कि कहीं पे भी जाके वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उनके पास सारे एक तो फिजिकली आपको डॉक्यूमेंट्स कैरी नहीं करने होंगे, हेल्थ रिकॉर्ड्स जो भी आपके हैं, एंड जो डॉक्टर है उसके लिए भी आसानी रहेगी आपकी जो भी हिस्ट्री है वो जानने में। अच्छा ट्रीटमेंट होगा इससे, हेल्थ केयर सेक्टर में आपका काफ़ी बड़ा चेंज आएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड MOUs विद 23 कंपनीज एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल समिट। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में किस राज्य सरकार ने 23 कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज महाराष्ट्र। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल समिट कहाँ पर हो रहा है, एनुअल मीटिंग? ये आपकी हो रही है दावोस, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, हमने कल ही डिस्कस किया था, ये दावोस स्विट्जरलैंड में ये हो रही है। इसमें इंडियन जो डेलीगेशन है उसको लीड कौन कर रहा है? कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल इसको लीड कर रहे हैं। ठीक है, 5 दिन का ये समिट है एंड इसी में ही जो महाराष्ट्र है उसने अपना पवेलियन भी लगाया था, उसी के दौरान यहाँ पर ये MOU पे साइन किया गया है। सो MOU से कम 30,379 करोड़ इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आएगा। सो इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी कंट्रीज से आएगा, स्पेशली इंडोनेशिया, सिंगापुर से। एंड माइक्रोसॉफ्ट ने डिसाइड किया है कि वो अपना एक डेटा सेंटर पुणे में इंस्टॉल करेगा विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3,200 करोड़ रुपीज़। सो महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में मैग्नेटिक महाराष्ट्र, चुंबकीय महाराष्ट्र 2.0 या मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 ये लॉन्च किया है। सो ये कार्यक्रम का 10वां संस्करण है। इसका मेन पर्पज़ यही है कि महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, और महाराष्ट्र में कोई इन्वेस्ट क्यों करे, उसके क्या क्या मतलब अट्रैक्शन के पॉइंट्स हैं वो भी इसमें ऐसे बताए जाते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो सब चीज़ें। सो इन द लास्ट 2 ईयर्स अगर हम देखें तो महाराष्ट्र ने 26% ऑफ टोटल FDI जो है रिसीव किया है, विच इज़ हाईएस्ट इन इंडिया। और इंडिया में अगर हम देखें तो टॉप इन्वेस्टिंग कंट्री में सिंगापुर नंबर 1 पे है, FDI जो लेकर आती है, इन्वेस्टमेंट जो करती है। उसके बाद US और फिर मॉरिशस का स्थान आता है। तो ये पॉइंट भी गाइज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टॉप इन्वेस्टिंग कंट्री कौन सी है भारत में? सिंगापुर है। अच्छा, हाल ही में जो अभी यहाँ पर एक डेटा जारी हुआ था कि भारत में फर्स्ट एवर FDI इतना हाईएस्ट पहुँचा है, इसने $80 बिलियन को क्रॉस किया है। $80 बिलियन को इसने क्रॉस किया है। ठीक है, सो इसमें इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कर्नाटका जो है इसको सबसे ज़्यादा FDI रिसीव हुआ है, इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है। सो ये दिस वाज अ कंपैरिजन विद द लास्ट फिस्कल ईयर। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द संभव पोर्टल टू रिजॉल्व पब्लिक ग्रीवेंस रिलेटेड टू एनर्जी एंड अर्बन डेवलपमेंट? किस राज्य सरकार ने ऊर्जा और शहरी विकास से संबंधित जन शिकायतों के समाधान के लिए संभव पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा एंड राजस्थान। इंपॉर्टेंट है गाइस, कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पोर्टल लॉन्च करती है, कोई ऐप लॉन्च करती है, ठीक है, कोई इनिशिएटिव, कोई प्रोग्राम, कोई कैंपेन चलाती है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो संभव पोर्टल है किसने लॉन्च किया है? ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। सो उत्तर प्रदेश सरकार ने संभव, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म फॉर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस एंड वैल्यू पोर्टल।
सो इस पोर्टल का मेन काम क्या रहेगा, एक तो पब्लिक ग्रीवांसेस को एड्रेस करना, दूसरा जो गवर्नमेंट की प्रोग्राम पॉलिसीज़ हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ हैं, शहरी विकास या ऊर्जा से रिलेटेड, वो सारी यहाँ पर उनको मॉनिटर किया जाएगा इस पोर्टल के माध्यम से। संभव दिस विल हेल्प इन रिजॉल्विंग पब्लिक ग्रीवेंस स्विफ्टली एंड इफेक्टिवली, जल्दी से, तेजी से, प्रभावी ढंग से लोगों की जो भी शिकायतें हैं उनका निवारण यहाँ पर किया जाएगा इस पोर्टल के जरिए। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो मुझे बताएंगे सब लोग कमेंट करके यूपी की करंट गवर्नर कौन है। मुझे गवर्नर का नाम बताएंगे, चीफ मिनिस्टर का नाम बताएंगे, हाल ही में इलेक्शंस हुए थे, एंड जो डेप्यूटी सीएम हैं दोनों यूपी के, उनके नाम मुझे बताएंगे। फटाफट से कमेंट बॉक्स में सभी लोग मेंशन करके बताएंगे। अच्छा, इसके अलावा चलिए ये सब पूछ ही रहे हैं तो आप मुझे ये भी बताएंगे कि स्टेट फ्लावर, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है इस तरह से, स्टेट फ्लावर बताइएगा मुझे यूपी का कौन सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, आरबीआई हैज सेट अप अ कमिटी टू रिव्यू कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स इन बैंक्स एंड एनबीएफसी। हु इज द हेड ऑफ दिस कमिटी? आरबीआई ने एक कमेटी को अपॉइंट किया है। ये 6 सदस्यों की कमेटी है जिसको अपॉइंट किया गया है। कितने मेंबर्स हैं इसमें? 6 मेंबर कमेटी है। तो इस कमेटी का मेन काम ये है कि जो कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स है, बैंक्स, एनबीएफसी या जो भी इस तरह की एंटिटीज़ हैं जिसको आरबीआई रेगुलेट करता है, सो उसमें रिव्यू करने के लिए ये कमेटी अपॉइंट की गई। 3 महीने में इसको अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। इसके हेड कौन है? बीपी कनुंगो, AK गोयल, अनिल कुमार शर्मा एंड अमिता सहगल। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज बीपी कनुंगो, जो फॉर्मर डिप्यूटी आरबीआई गवर्नर रहे हैं। इनको अपॉइंट किया गया एज द हेड ऑफ द कमिटी। सो इनको 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है और जो भी इमर्जिंग कस्टमर सर्विसेज है उनको रिव्यू करेगा ये जो कमिटी है, और कस्टमर सर्विस और ग्रीवेंस रिड्रेसल में क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। अदर मेंबर्स कौन है इस कमेटी के? AK गोयल, अमिता सहगल, राजेश्री एन वराधी एंड अनिल कुमार शर्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनको देख लेते हैं। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर से इंटरस्टेट काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। इंटरस्टेट काउंसिल ये आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि इसके बारे में आर्टिकल 263 में दिया हुआ है। आर्टिकल 263 कहता है, ये प्रेसिडेंट को बेसिकली पावर देता है कि इस तरह की काउंसिल, जो इंटरस्टेट काउंसिल है, उसको वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं जब भी उनको लगे इस चीज़ की ज़रूरत है। सो 1990 में सरकारिया कमीशन ने रेकमेंड किया था कि जो स्टेट्स के बीच में जो सेंटर स्टेट रिलेशंस पे जो सरकारी कमीशन की रिपोर्ट आई थी उसमें रिकमेंड किया गया था कि इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाना चाहिए कि इंटरस्टेट काउंसिल को। सो ये कॉन्स्टिट्यूट की गई है। कॉम्पोजिशन, ये इंपॉर्टेंट है गाइज, आपको पूछा जाता है एग्जाम में इस तरह से। देखिए दो तीन चीज़ें आपको काउंसिल अगर कोई है तो उससे पूछेंगे, या तो आर्टिकल उससे रिलेटेड, या उसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, या फिर उसका कॉम्पोजिशन क्या है। सो इसमें चेयरमैन कौन होता है? प्रधानमंत्री इसमें चेयरमैन होते हैं। इसमें चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स शामिल होते हैं। इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर शामिल होते हैं, और जो 6 यूनियन मिनिस्टर्स हैं वो उसके एज मेंबर्स रहते हैं। एंड इसके अलावा जो रिमेनिंग यूनियन टेरिटरीज़ हैं उसके एडमिनिस्ट्रेटर भी इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा इस काउंसिल के अलावा एक स्टैंडिंग कमेटी भी जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई है। उस स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है? यूनियन होम मिनिस्टर हैं। ठीक है, इस स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे? यूनियन होम मिनिस्टर होंगे। इसके अलावा एक और न्यूज़ यहाँ पर थी कि इराक में अभी ऑरेंज कलर का स्काई देखने को मिला। सो ये क्यों कॉज हुआ है? नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स या फिर शमाल जिनको कहा जाता है, इनकी वजह से डस्ट स्टॉर्म आया इराक में, एंड उसी वजह से जो स्काई था वो पूरा ऑरेंज टर्न हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज़ आती है कि सेंटर ने अभी टैक्स कट अनाउंस किया है ऑन पेट्रोल, डीजल, कोकिंग कोल एंड रॉ मटेरियल्स फॉर मेकिंग स्टील, ताकि इन्फ्लेशन के साथ डील किया जा सके, क्योंकि रिटेल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है, 8 सालों में सबसे ज़्यादा रहा है। सो इसी को डील करने के लिए यहाँ पर टैक्सेस जो है वो रिड्यूस किए गए हैं पेट्रोल, डीजल और कोकिंग कोल पे, ताकि इनका जो प्राइसिंग है वो थोड़ी कम हो जाए आम जनता के लिए। ठीक है, सो गाइज दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड।
सो करंट अफेयर्स आज यहीं पे हमारा सेशन एंड होता है करंट अफेयर्स का। सो कल हम लोग फिर से मिलेंगे गाइज, तब तक आप वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ाना करंट अफेयर्स क्लास को फॉलो करिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन।